दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। हिटलर की नाजी सेना मित्र राष्ट्रों को घुटनों पर ला चुकी थी। ब्रिटेन चाहता था कि इस महायुद्ध में भारत उसकी तरफ से लड़े। इसलिए प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कांग्रेस को कई लुभावने ऑफर्स देने की कोशिश की, लेकिन अब भारत को सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए था। 8 अगस्त 1942 मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर्स इकट्ठे होते हैं। हजारों की भीड़ महात्मा गांधी की आवाज सुनने के लिए तरस रही थी, और जब उनकी आवाज गूंजी तो हजारों मील दूर ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार हिल गई। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा कि आप में से हर एक व्यक्ति अब अपने आप को आजाद समझे। हम अब से इस साम्राज्यवाद के जूते के नीचे दबकर नहीं रह सकते। हमें चाहिए संपूर्ण आजादी। आज मैं आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हर व्यक्ति को एक मंत्र देना चाहूंगा, डू और डाई, यानी करो या मरो। इसी के साथ उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आखिरी आंदोलन का ऐलान कर दिया। एक ऐसा संघर्ष जो सत्ता में बैठी ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर लाने वाला था। एक ऐसा आंदोलन जिसमें हजारों फ्रीडम फाइटर्स ने मुस्कुराते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी आवाज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में गूंज उठी थी। जिससे उठी चिंगारी ने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को जलाकर राख कर दिया और एक ज्वाला बन गई, जिसने चर्चिल के घमंड को चूर चूर कर दिया। तो आखिर कैसे शुरू हुई क्विट इंडिया मूवमेंट? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका समर्थन किया? और कौन थे वो पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने इतने बड़े संघर्ष में भी अंग्रेजों का साथ दिया? जानेंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाली अनकही अनसुनी कहानी में। साल 1940 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से बातचीत किए बिना ही भारत को युद्ध में सक्रिय भागीदार डिक्लेयर कर देती है। लेकिन कांग्रेस का मानना था कि भारत खुद गुलामी में रहकर किसी दूसरे देश की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ सकता है। तभी प्रधानमंत्री चर्चिल स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजते हैं, जो कांग्रेस को ऑफर देते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत को आजादी दे देंगे, लेकिन डोमिनियन स्टेटस के साथ, यानी भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान अब अधूरी आजादी से संतुष्ट नहीं था। अब देश चाहता था पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज। और जब क्रिप्स मिशन की झूठी उम्मीदों और आधे अधूरे वादों को कांग्रेस ने ठुकरा दिया, तब अंग्रेज समझ गए कि अब भारतीयों को ज्यादा समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इधर भारत में विश्व युद्ध के दौरान वस्तुओं की कमी और कीमतों में भारी वृद्धि जनता के असंतोष को और गहरा कर रही थी। तभी गांधी जी समझ जाते हैं कि अब ब्रिटिशर्स के बातचीत का कोई फायदा नहीं। अब जरूरत है एक बड़े जन आंदोलन की। जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की एक अहम बैठक वर्धा में बुलाई गई। इस बैठक में गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा, अब समय आ गया है कि हम अंग्रेजों को साफ साफ कहेंगे, भारत छोड़ो। इस प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके बाद तय हुआ कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में आयोजित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में इसे औपचारिक रूप से जनता के सामने रखा जाएगा। फिर आया 8 अगस्त 1942 का वो ऐतिहासिक दिन, जब हमेशा शांत रहने वाले गांधी पहली बार भड़क उठे, मानो अब उनकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी हो। उन्होंने पूरे आवेश में कहा, मुझे तुरंत आजादी चाहिए, आज ही रात को, अगर हो सके तो भोर होने से पहले। इसी के साथ उनकी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा शुरू हो गई, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आखिरी लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। पूरे देश को गांधी जी द्वारा निर्देश दिए गए, जिनकी घोषणा गोवालिया टैंक में ही कर दी गई थी, जैसा कि सरकारी सेवक नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें, भारतीय सैनिक अपने देशवासियों के खिलाफ एक्शन लेने से इनकार कर दें, छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आजादी मिलने तक अपने निर्णय पर टिके रह सके, किसान सरकार समर्थक जमींदारों को लगान देना बंद कर दे, राजा महाराजा अपनी जनता का सहयोग करें। इसी के साथ
उन्होंने कहा, एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। ये मंत्र है, करो या मरो। यानी या तो हम भारत को आजाद करवाएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। ये भाषण आग की तरह पूरे देश में फैल गया और हर भारतीय के दिल में आजादी की चिंगारी जल उठी। लेकिन अंग्रेज सरकार भी इस आंदोलन के खतरे को भांप चुकी थी, इसलिए 8 अगस्त की रात को ये क्रूर योजना बना ली गई। 9 अगस्त की सुबह जब देशवासी नींद से जागे तो उन्हें एक और झटका लगा, क्योंकि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को एंटी इंडिया घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों का मानना था कि अगर नेता जेल में डाल दिए जाएं तो आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब ये आंदोलन नेताओं से नहीं, जनता के दिलों से निकल रहा था और अंग्रेजों की ये चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई। अगली सुबह गोवालिया टैंक मैदान में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्से से आग बबूला हुए ये फ्रीडम फाइटर्स गांधी जी के अहिंसक रास्तों को काफी पीछे छोड़ चुके थे। तभी द ग्रैंड ओल्ड लेडी कही जाने वाली अरुणा आसफ अली ने मंच पर कदम रखा और तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया और अंडरग्राउंड होकर आंदोलन का नेतृत्व करने लगी। उन्हीं की तरह गिरफ्तारी से बचे बाकी नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि गांधी जी के संदेश को देश के कोने कोने तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मीडिया को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि गांधी जी की स्पीच का एक भी शब्द न छापा जाए, वरना उनका प्रकाशन ही बैन कर दिया जाएगा। इसी वक्त कहानी में एंट्री होती है 22 साल के नौजवान एक्टिविस्ट उषा मेहता की, जो अपने कुछ साथियों की मदद से एक ट्रांसमीटर ढूंढती हैं और अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती हैं, कांग्रेस रेडियो। This is the Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. आपने अभी जो सुनी वो उषा मेहता की ही पहली अनाउंसमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा, ये है हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान से। इस रेडियो के जरिए कांग्रेस के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया गया। ब्रिटिश सरकार इस रेडियो से इतना तंग आ चुकी थी कि उन्होंने इसे एंटी इंडिया रेडियो घोषित कर दिया और 12 नवंबर के दिन उन्हें गिरफ्तार करके 6 महीनों तक पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। इधर पुणे के आगा खां महल में कैद गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 के दिन 21 दिनों का उपवास शुरू किया। इस दौरान उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उनका 20 पाउंड वजन कम हो गया। डॉक्टर्स ने कहा इस बार उनकी मौत पक्की है। उधर ब्रिटेन में चर्चिल गांधी के मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारत में ब्रिटिश सरकार का मानना था कि अगर गांधी जी की मौत हुई तो यह आंदोलन और उग्र हो जाएगा। हालांकि उन्होंने सर्वाइव कर लिया, लेकिन अब इस आंदोलन ने हिंसक मोड़ पकड़ लिया था। गांवों और कस्बों में भूमिगत आंदोलन शुरू हो गए। छिपे हुए नेताओं ने गुप्त सभाएं की, बम विस्फोट किए, सरकार की संचार व्यवस्था को बाधित किया। देश के कोने कोने में लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन में भाग लिया। महिलाएं भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुई। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाए। निहत्थे लोगों पर गोलीबारी करवाई, जो अंग्रेजों के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि इसके बाद आंदोलन हिंसात्मक हो गया। लोगों ने सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों, टेलीग्राफ ऑफिसों पर हमले किए। अनेकों जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ी और पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी गई। इस दौरान कई महान फ्रीडम फाइटर्स उभरे, जिनमें से एक थी मतनगिरी हजरा। बंगाल प्रेसिडेंसी में रहने वाली इस 72 वर्षीय क्रांतिकारी की उम्र जितनी ज्यादा थी, हौसले उतने ही बुलंद। 29 सितंबर 1942 के दिन ये अपने डिस्ट्रिक्ट में 6000 लोगों की रैली का नेतृत्व कर रही थी। इनका उद्देश्य था वहां के तामलुक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा लहराया जाए और उसे अपने कब्जे में ले लिया जाए। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पुलिस स्टेशन पहुंचते ही भीड़
पर गोलियां बरसाई गईं, मगर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए मतनगिरी हजरा आगे बढ़ती रहीं। उन्हें 3 गोलियां लगी, मगर वो आगे बढ़ती रहीं और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए हाथ में तिरंगा लिए नीचे गिर गईं, मगर उनका नाम अमर हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 से 1944 तक भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई प्रमुख नेताओं को जेल में ही यातनाएं दी गईं, परंतु भारतीय जनता ने हार नहीं मानी। उनके दिल में स्वतंत्रता की ज्वाला जलती रही। राम मनोहर लोहिया की माने तो अंग्रेजों ने इस दौरान 50,000 क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और 1 लाख की गिरफ्तारी की, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ पाए। दोस्तों, जिस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन शहर में थे, जहां वो अपने आजाद हिंद रेडियो के जरिए देशवासियों को जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब वैसे तो नेताजी के विचार हमेशा गांधी जी से अलग रहे, लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन की खबर पहुंची तो उन्होंने अपने दोस्त KCN नामवियार से कहा, अब समय आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का। उन्होंने इसे इंडियाज नॉन वायलेंट गोरिल्ला वारफेयर कहा। अब जहां एक तरफ पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी नेता संगठन के थे जिन्होंने इस जन आंदोलन का खुलकर विरोध किया। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की। जिन्ना को लगता था कि भारत छोड़ो आंदोलन मुस्लिमों के हित में नहीं है। उन्होंने इसे कांग्रेस की हिंदू बहुल मानसिकता का नतीजा बताया और कहा कि मुस्लिम लीग इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगी। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों को इस आंदोलन को कुचलने में सहयोग देने की भी पेशकश की। जिन्ना का मानना था कि पहले मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनना चाहिए, फिर स्वतंत्रता की बात होगी। यहीं से पाकिस्तान की मांग और भी तेज हो गई थी, लेकिन जिन्ना के इन ऐलानों के बावजूद इस आंदोलन में देश के मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब बात करते हैं हिंदू महासभा विनायक दामोदर सावरकर की। सावरकर उस समय खुलकर भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। उन्होंने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं और प्रांतीय सरकारों से अपील करते हुए कहा वो अंग्रेज सरकार के साथ मिलकर शासन को स्थिर बनाए रखें। हिंदू महासभा की कई स्थानीय सरकारों ने ब्रिटिश प्रशासन में सहयोग भी किया और भारत छोड़ो आंदोलन को दबाए रखने में परोक्ष रूप से भागीदारी निभाई। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार पर भारत को आजादी देने की जनता की मांग को मानने का दबाव बढ़ गया। आखिर में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और लाल किले पर भारतीय तिरंगा फहरा गया। यानी 1942 में जो करो या मरो की चिंगारी जली थी, वो 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर राख कर के बाद आजादी के रूप में खिली। तो दोस्तों, अगर आपको भी देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले फ्रीडम फाइटर्स पर गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको